Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue the chapter Importance of Human Resources. तो ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिविजन सीरीज़ में एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर 2023 बोर्ड्स क्लास 10th ICSE एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के रोल देख लिए थे कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल क्या है. एंड आप देखिए जो सिलेबस है कमर्शियल एप्लीकेशंस का उसके अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक बचा है. अगर आप बुक देखो तो फंक्शंस के बाद क्वालिटीज़ भी दी गई हैं, पर क्वालिटीज़ उसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए उसको नहीं करवाया जा रहा है बिकॉज ये 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. ठीक है, जो काउंसिल ने हमें प्रोवाइड किया है. तो अभी तक हमने ये देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या होता है, इसको देख लिया हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की डेफिनेशन. फिर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके फीचर्स देख लिए एंड रोल देख लिया है. अब बस लास्ट पार्ट बचा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस. तो क्या बचे हैं? फंक्शंस बचे. किसके फंक्शंस? ऑफ HRM. HRM क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है पिछली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है. ठीक है, तो अगर हम फंक्शंस ऑफ HRM देखें तो क्या ये टॉपिक है? ये टॉपिक कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है डिपार्टमेंट, वो फंक्शंस क्या करता है. ठीक है, जब आप ये फंक्शन समझ लोगे तो जो आपने पहले फीचर्स और रोल्स पढ़ा है वो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ HRM अगर हम देखें तो बेसिकली जो HRM होता है ये 5 तरीके के फंक्शंस करता है. 5 टाइप्स के फंक्शंस HRM कर रहा है. HRM है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ठीक है, तो 5 टाइप के फंक्शंस जो है हम HRM के पढ़ते हैं. पहला फंक्शन होता है प्रोक्योरमेंट फंक्शंस. प्रोक्योरमेंट फंक्शंस. प्रोक्योरमेंट फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोक्योर करना. प्रोक्योर करने का क्या मतलब होता है? ये वो फंक्शंस होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को लाता है. ठीक है, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के जो भी ये चैप्टर है उसमें यही बताया गया था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बाकी जितने रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ डिपेंड कर रहा है कि कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए उन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके पास सारी चीज़ें आ गई हैं, मशीन्स आ गए, रॉ मटेरियल्स आ गए, सब कुछ आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेना है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को लाना है जो कि उन मशीन्स वगैरह को यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन जो प्रोक्योरमेंट फंक्शन है वो ये बताएगा कि किस तरीके से जो ये HRM है वो रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएगा. मतलब इन सिंपल वर्ड्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जॉब देगा, जो आके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. ठीक है, तो जो प्रोक्योरमेंट फंक्शंस होते हैं ये और डिवाइड है, ये एक एक स्टेप में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से जनरल ये चीज़ें हैं जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाती है, एम्प्लॉय करती है. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है जॉब एनालिसिस. क्या होता है? जॉब एनालिसिस. अब देखिए इस वर्ड से आप समझ गए जॉब एनालिसिस. जॉब को एनालाइज करना कि जॉब क्या है. देखो अगर आपको कोई पर्सन चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करे तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि काम क्या करना है. ठीक है, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा जो जॉब है उसकी नीड क्या है फिर हम उस हिसाब का ह्यूमन रिसोर्स को लाएंगे. ठीक है, अब अगर हमें ऐसा कोई काम करना है जिसमें ऐसे लोग चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करना है वो ये है कि जो रिकॉर्ड्स उनके हैं, अकाउंट्स की अगर आप बात करो, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो करने हैं उनको. ठीक है, उसके लिए उनको लोग चाहिए. तो पहले वो जॉब को एनालाइज करेंगे कि किस लेवल का इंसान ये काम कर पाएगा, किस टाइप का इंसान ये काम कर पाएगा, उसमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए. तो वो कैसे पता चलेगा? जॉब को समझ के पता चलेगा. पहले आपको जॉब को समझना है. तो HRM पहले क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब है जिसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको एनालाइज करता है कि वो जॉब किस टाइप की है, किस तरीके के लोग चाहिए. जो जॉब एनालिसिस होती है ये 2 तरीके से की जाती है. 2 तरीके के पैरामीटर्स बनाए जाते हैं. पहला इसमें होता है जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और दूसरा आपका होता है जॉब स्पेसिफिकेशन.
डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि किस तरीके की जॉब है, ठीक है, किसके अंडर में काम करना है, कितने देर के लिए काम करना है, जॉब में करना क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में जैसे रहेगा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को दी जाएगी, किसको वो उसको कितनी फ्रीडम दी जाएगी काम करने की, ठीक है, उसके अंडर में कौन काम करेगा, तो उस तरीके से वो किनको कंट्रोल वगैरह कर सकता है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। ये एकदम सिंपल भाषा में, वैसे इनमें डिफरेंसेस होते हैं, अच्छे डिफरेंसेस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जॉब एनालिसिस में जॉब का डिस्क्रिप्शन और जॉब के स्पेसिफिकेशन बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? HRM बनाता है। तो पहले हम जॉब को एनालाइज कर लेते हैं। जब हम जॉब को एनालाइज कर लेते हैं तो हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। हम का मतलब क्या हो रहा है? HRM की बात हो रही है, ठीक है। HRM फिर सेकंड स्टेप पे जाता है, विच इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहता है ये प्रोसेस होता है एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर। ये होता है, देखो जॉब तो हमें पता चल गई कौन से काम करने। अब HRM देखेगा कि आज के टाइम पे हमारे पास कितने रिसोर्सेज ऑलरेडी पहले से है। अब देखिए वो केस अलग है कि बिजनेस नया नया शुरू हुआ है, हमको सबसे पहले लोग चाहिए, कोई नहीं हमारे पास, ये दूसरी चीज़ है। जनरली क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर रही है लोगों को, ऑलरेडी उसमें कई तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स सब उस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। तो पहले ये देखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में HRM देखता है कि अभी हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी मैन पावर है जो लोग काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो गैप होता है, ये जो डिफरेंस है फ्यूचर की नीड्स का और प्रेजेंट मैन पावर का, इसी को फिल करने का काम HRM को करना है, ठीक है। अभी हमारे पास इतने लोग हैं जो ये काम कर पा रहे हैं, बट अभी हमें लग रहा है कि हमें 20 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम नया काम करने वाले हैं या फिर इन कामों को करने के लिए नए लोगों की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, वो जो 20 लोगों की नीड्स है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? प्रेजेंट और फ्यूचर मैन पावर नीड्स को एनालाइज करना और जो वो गैप है उसको फिल करना, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप होता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो ये अभी प्रोक्योरमेंट फंक्शन हो रहा है, केवल ये एक फंक्शन की आप बात करें, प्रोक्योरमेंट फंक्शन की। जॉब एनालिसिस होता है, फिर HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट पे। थर्ड स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप सबने सुना है, रिक्रूट करना, ठीक है, बट रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इसके बाद आएगा सिलेक्शन, ये दोनों अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देखो तो रिक्रूटमेंट कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को स्टिमुलेट करे कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। तो जो लोग प्रेजेंट हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं जिनको जॉब्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट करना, उनको बोलना, ऐसे कुछ चीज़ें करना जिससे वो आपके जॉब के लिए अप्लाई कर दे, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के HRM डिपार्टमेंट को पता चला एक जॉब है जहाँ पर हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। हमने देखा कि ठीक है, अगर किसी पर्सन ने BCom किया है तो हम उसको हायर कर लेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया। जब वो ऑर्गेनाइजेशन उसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में निकालेगा और वो न्यूज़पेपर से पढ़कर लोग, जैसे उसमें क्या, न्यूज़पेपर्स में जब एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि अप्लाई फॉर द जॉब, फॉर्म फिल कर दो या फिर कॉल कर दो, और इस तरीके से आप अप्लाई कर दो जॉब के लिए। और फिर जब लोग अप्लाई कर देंगे उस जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर द जॉब, लोग जब अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए, उतने ही प्रोसेस तक रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन सेलेक्ट हो गया जॉब करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, रिक्रूटमेंट हो गई, बस सिलेक्शन उसके बाद आता है। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या होता है, कई सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट सिर्फ अप्लाई तक लिमिटेड है। तो रिक्रूटमेंट क्या करता है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। अभी लोग सेलेक्ट नहीं हुए, जब तक पर्सन सेलेक्ट नहीं होगा जॉब के लिए, तब तक उसको हम केवल एक कैंडिडेट बोलेंगे, ठीक है। तो जो लोग हैं वो जो अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए, तो एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? पूल ऑफ कैंडिडेट्स। पूल ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब क्या, कई सारे लोग अप्लाई करेंगे। इसी वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास कई सारे लोगों की एप्लीकेशन आ जाती है जॉब करने के लिए, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि रिक्रूटमेंट कहता है लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है, इतना रिक्रूटमेंट है। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, विच इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, जब लोग अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए तो उसके बाद हमें उनको सिलेक्ट करना होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन करेगी। अब कैसे सिलेक्शन किया जाता है, आपके पास 100 लोग हैं, आपको चाहिए टॉप 20 लोग चाहिए जो उस गैप को फुलफिल करेंगे जो आपने HRP में डिसाइड किया था, ठीक है। तो अब जो 100 लोगों ने आपके में रिक्रूटमेंट हो गई है 100 लोगों की, तो उसमें से हमें बेस्ट 20 को चूज़ करना है। कैसे चूज़ करते हैं, 2 तरीके होते हैं, टेस्ट लेकर या इंटरव्यू लेकर, या फिर दोनों चीज़ें करके, ठीक है। टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें डिटेल में पढ़ोगे कि टेस्ट और इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो सब पढ़ोगे। तो टेस्ट और इंटरव्यूज़ लेकर हम छांटते हैं, ठीक है, हम 100 में से टॉप 20 को चूज़ करेंगे और वो टॉप 20 को हम जॉब देंगे जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करके हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट्स को जो जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं, ठीक है। टेस्ट और इंटरव्यू, अगर आप सिलेक्शन का प्रोसेस देखो तो यहाँ आप देख रहे हो स्टार्टिंग में 100 लोग थे, उसमें से एंड में 20 को बस हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखो 100 में से अगर 20 का सिलेक्शन हुआ है तो मतलब 80 लोगों को रिजेक्ट किया गया है, 80 लोगों की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नंबर कम होता है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर रिजेक्टेड इज मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है। सिलेक्शन इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है, इतना आप समझ लो। रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन हो गया। अब आता है प्लेसमेंट। क्या आता है, अब आपका आएगा प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट देखो 2 प्लेसमेंट होती है, ठीक है। एक आप प्लेसमेंट जो आपने वर्ड सुना है कॉलेजेस में जब प्लेसमेंट होती है, ठीक है, कि कंपनीज आती हैं आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, ये भी काइंड ऑफ वही प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको उसके टाइप की जॉब पे रख देना, ठीक है। अब जो जॉब के लिए हमने लोगों को सेलेक्ट किया है, सारे लोग एक टाइप का जॉब, कुछ अलग अलग जॉब्स करेंगे, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको उस जॉब पर फिक्स करना जिस जॉब के लिए वो प्रॉपरली सूटेबल है, ताकि हम उस कैंडिडेट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। उस ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब वो जिस चीज़ के लिए कैपेबल है उस तरह की जॉब ही उसको करने को बोली जाए। जैसे आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रोल बताया गया था, ठीक है। रोल में अगर आपको याद हो, रोल ऑफ HRM में बताया गया था कि एंटरप्राइज के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा, जब हम सही बंदे को सही जॉब पर रखेंगे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिटेल में बताया जाएगा। ये मेन गोल होता है आपका ये सिलेक्शन वगैरह करने का, ठीक है। तो प्लेसमेंट का मतलब है सही पर्सन को सही जॉब पे फिक्स कर देना, प्लेसमेंट। तो जो 20 सेलेक्ट हुए हैं उनके हिसाब से उनको जॉब्स पे प्लेसमेंट दे देना, ये आपका प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। तो प्लेसमेंट हो गई। अब प्लेसमेंट के बाद आपका 6th स्टेप आता है विच इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन, तो ये वर्ड से आप घबराना मत, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है जिस पर्सन को हमने सेलेक्ट किया है जॉब के लिए उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से इंटरैक्ट करवाना, फेमिलियराइज करवाना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स फॉलो होते हैं, कहीं पर कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है, किससे कैसे डील करना है, किसको कब कॉन्टैक्ट करना है, बाकी एम्प्लॉयज़ से वो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उन सब से मिलाना, ये वाला काम होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। जिससे वो जो एम्प्लॉय है जिसको हमने सेलेक्ट करा है, प्लेसमेंट कर दी है, वो उससे फेमिलियर हो जाए और कंफर्टेबली अपना काम कर सके। तो ये लास्ट प्रोसेस होता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन का। तो आप देखो प्रोक्योरमेंट फंक्शंस अगर HRM के देखो तो 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जॉब को एनालाइज करते हैं डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन से, फिर प्लानिंग करते हैं कि एक्चुअली में कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर रिक्रूटमेंट करा जाता है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, फिर सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होती है और फिर उनका ओरिएंटेशन करवा दिया जाता है। अब अगर आप ये बहुत ही सिंपल, उसमें ये डिटेल में आपको वैसे नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा,
पर अगर आप सोचो तो जैसे जब आप अपने स्कूल्स में जाते हो तो जब नया स्टूडेंट होता है तो उसको आप दिखाते हो ना, यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर टीचर्स का ऑफिस है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है। तो ये क्या, ये आप फैमिलराइज करवा रहे हो स्कूल से, क्योंकि अब उस पर्सन को उसी स्कूल में पढ़ना है आके, ठीक है। तो यही इंडक्शन ओरिएंटेशन का था। तो ये आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शंस कंप्लीट हो गए HRM के। अब प्रोक्योरमेंट फंक्शन के बाद आपका सेकेंड फंक्शन आता है जिसको क्या बोलते हैं, ये आपका होता है डेवलपमेंट फंक्शन। देखो डेवलपमेंट वाला अगर आपको याद हो, रोल में आपने पढ़ा था डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ की और मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्सन के, हर ह्यूमन रिसोर्स जो आया है उनके खुद के भी पर्सनल गोल्स होते हैं, उन्हें भी अपनी लाइफ में डेवलप करना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ देयर गोल्स ऑल्सो। अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अलावा जो लोग हैं उनके पर्सनल गोल्स को फुलफिल करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो डेवलपमेंट फंक्शन में हम बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स हैं उनको डेवलप करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से? तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस है इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपनी आज के जॉब्स और फ्यूचर की जॉब्स को इफेक्टिवली कर सके। ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है? सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। अब ये जो वर्ड आप देखोगे अभी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, ये क्या है? ये बहुत ही इजी सा है, मतलब है तो बहुत बड़ा टर्म, ठीक है, पूरा चैप्टर आप इसमें पढ़ सकते हो। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल है क्या? ये दो वर्ड्स है इसमें, पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा है पोटेंशियल अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आप सोचो, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो क्या होता है? परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस अप्रेजल है। पोटेंशियल अप्रेजल क्या है? पोटेंशियल क्या होती है कि लोग कितना काम कर सकते हैं। हमारी पोटेंशियल है, जैसे मेरी पोटेंशियल है कि मैं 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ सकता हूँ, ठीक है, या मेरी पोटेंशियल है कि मैं 3 घंटे में 500 पेज की बुक कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल होता है, किया नहीं भी पर इतनी पोटेंशियल है हमारे अंदर। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि कितना परफॉर्म कर रहा है उसको इवैल्यूएट करना। पोटेंशियल अप्रेजल वो काम होता है कि एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, कितना कर सकता है उसको इवैल्यूएट करना। तो परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, सबसे पहले हमें एम्प्लॉय को समझना है कितना काम वो कर रहा है, कितना काम वो कर सकता है, ठीक है। और अगर हमें किसी की पोटेंशियल पता चल गई है तो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज अगर कर देंगे, वो अपने उस पोटेंशियल लेवल पे चला जाएगा, उस पोटेंशियल को अचीव कर लेगा तो वो डेवलप हो जाएगा। तो पहला फंक्शन HRM का, डेवलपमेंट फंक्शन का ये है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और पोटेंशियल अप्रेजल करना। अप्रेजल क्या है? इवैल्यूएट करना, ठीक है, कैलकुलेट करना, ये होता है। तो जब ये हो जाएगा इसके बाद हम आएंगे सेकेंड स्टेप में, एंड सेकेंड स्टेप इज ट्रेनिंग। क्या है ये? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का सिंपल मतलब है कि जो पर्सन जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी एम्प्लॉय है, उसको किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो स्किल्स उसको ज़रूरी हैं वो उस एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करना। पहला पॉइंट ये कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, मैनेजर्स को नहीं। ट्रेनिंग जो होती है वो किसी पर्टिकुलर स्किल, कोई एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए दी जाती है। मान लो कोई पर्सन है, उसको ट्रेनिंग दे दी गई किसी मशीन को यूज़ करने की, उसको ट्रेनिंग दे दी गई कंप्यूटर पे कोई जो क्या कहते हैं ऐप है उसको यूज़ करने की, तो ऐसे ट्रेनिंग दे दी जाती है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए दी जाती है, और ये जो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड। इतना बस आप समझ लो, ट्रेनिंग इतना ही होता है। क्योंकि इसके बाद जब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, वो थर्ड स्टेप है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। क्या थर्ड स्टेप है? थर्ड स्टेप है आपका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर जहाँ ये एग्जीक्यूटिव वर्ड आ जाए वहाँ आप समझ लो मैनेजर्स की बात हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम की बात हो रही है। दो तरीके की चीज़ें हैं, एक ट्रेनिंग है और एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से कर सके। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है मैनेजर्स को ताकि वो फ्यूचर में और चैलेंजिंग जॉब्स को ले सके और उनको कर सके। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग में और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अप्रेजल होता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, डेवलपमेंट करवाया जाता है मैनेजर्स का। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट विच इज़
करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट। ठीक है, करियर प्लानिंग भी होती है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि देखो पर्सनल गोल्स भी अचीव करवाने हैं एम्प्लॉयज़ के, तो उनके करियर प्लानिंग भी करी जाती है। उनको हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजा जाता है, उनको स्पेशल प्रोग्राम्स में क्या कहते हैं रजिस्टर करवा दिया जाता है, जिससे उनका जो करियर है एम्प्लॉयज़ का वो जैसा वो चाहते हैं उस तरीके का बन सके। तो करियर प्लानिंग इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, लोगों के प्रमोशन कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र्स कर दिए जाते हैं, ताकि वो नई जगह को एक्सप्लोर कर सके, नए टैलेंट्स अपने जो है उनको ढूंढ सके, उन पर काम कर सकें। तो ये आपका करियर प्लानिंग में आ जाता है। तो अगर आप डेवलपमेंट फंक्शंस देखो तो ये 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल करा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता है मैनेजर्स का, और करियर प्लानिंग करवाई जाती है थ्रू प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन और ट्रांसफ़र क्या है डिटेल में वैसे पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो प्रमोशन का मतलब है कि स्टेटस सैलरी सब बढ़ेगा जब प्रमोशन होगा। ट्रांसफ़र का मतलब है केवल जगह बदलेगी, डिपार्टमेंट भी सेम रहेगा, रैंक भी सेम रहेगी, सैलरी भी सेम रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहेगी। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका डेवलपमेंट फंक्शन हो गए। डेवलपमेंट फंक्शंस के बाद हमारे आते हैं कंपनसेशन फंक्शंस। कंपनसेशन फंक्शंस, कंपनसेशन का क्या मतलब होता है? कंपनसेशन का मतलब सबको पता होना चाहिए, जो सैलरी या वेज हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को, कितनी सैलरी देनी है, कितना वेज देना है, कितना बोनस देना है, वो कंपनसेशन फंक्शन में आता है। कंपनसेशन फंक्शन के क्या स्टेप्स हैं? इसमें भी सबसे पहला स्टेप आता है जॉब इवैल्यूएशन का। क्या? जॉब इवैल्यूएशन। अगर हमें देखना है कि कोई पर्सन जो ये जॉब कर रहा है उसको कितनी सैलरी या वेज मिलना चाहिए, तो पहले हमें उस जॉब को समझना होगा कि ये जॉब कितनी सैलरी प्रोवाइड करने के लिए वर्दी है। अगर कोई पर्सन क्लर्क का काम कर रहा है और दूसरा पर्सन मैनेजमेंट का काम कर रहा है, देन डेफिनेटली क्लर्क की सैलरी और मैनेजमेंट की सैलरी क्लर्क वाली कम होगी, मैनेजमेंट की ज़्यादा होगी। रीज़न बीइंग क्लर्क को कम काम करना है, मैनेजमेंट को ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन पहले किया जाएगा कि जॉब कितनी वर्दी है, कि एम्प्लॉय को हमें कितना कंपनसेशन देना चाहिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है विच इज़ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? वेज एंड सैलरी को एडमिनिस्टर करना। वेज एंड सैलरी का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया गया है। वेज और सैलरी अलग चीज़ें होती हैं। जो वेजेस होते हैं वो लेबर्स को दिए जाते हैं और सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। सैलरी उनको दी जाती है जो ऑफिस का काम करते हैं, और वेज उनको दिए जाते हैं जो लेबर वाला या फिजिकल वर्क करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एफर्ट्स लगा रहा है, तो उसको हम वेज देंगे, और जो मेंटल वर्क कर रहा है, ऑफिस वाला काम करता है, उसको जो कंपनसेशन मिलता है उसको सैलरी कहते हैं। वेजेस जो होते हैं वो जनरली डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। जैसे लेबर्स होते हैं, अगर वो जैसे किसी साइट पर कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उनको क्या दिन का उनको पेमेंट मिलती है, जिसको वेज कहते हैं, डेली वेजेस। वो रोज़ काम करते हैं, शाम के टाइम अपनी वेज लेकर घर चले जाते हैं। सैलरी मंथली दी जाती है। तो वेज और सैलरी में ये फ़र्क होता है। तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि कितना किसको वेज देना है या सैलरी देनी है, ये डिपेंड करता है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या ये आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका बोनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस आप सबने सुना होगा, जैसे दिवाली आती है या कोई फेस्टिवल आया तो उसमें बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, आप सबने एड्स वगैरह भी देखोगे, एंड इवन आपके पेरेंट्स को मिलता होगा, बोनस मिलता होगा, दिवाली बोनस या किसी भी फेस्टिवल पे बोनस मिल जाता होगा। बोनस क्या है? ये होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसे तो बोनस और फ्रिंज बेनिफिट अलग चीज़ है, ये तो हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी इतना समझो, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब ये है सैलरी के अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ दिया जा रहा है एम्प्लॉय को मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में, उसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एनुअल साल में बोनस दिया जाता है, किसी फेस्टिवल में बोनस दे दिया गया। ठीक है, उसके अलावा हाउसिंग, घर वाले और जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें क्या होता है कि रहने का, रेंट वगैरह का, ट्रैवलिंग का, मेडिकल का, इन सब का अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या होते हैं? बोनस होते हैं। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा में इनको दिया जाता है। तो कंपनसेशन में 3 चीज़ें आती हैं। पहले जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वेज सैलरी किसको कितनी देनी है, एंड लास्ट में बोनस। ये आपको हो गए कंपनसेशन फंक्शंस। कंपनसेशन फंक्शन के बाद आते हैं हम इंटीग्रेशन फंक्शंस पे। इंटीग्रेशन फंक्शंस,
इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना। यहाँ पर कह रहे हैं कि रिकंसाइलिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके पर्सनल गोल्स से रिकंसाइल कर देना। ऐसे रिकंसाइल करना कि जो पर्सन है उसके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये कैसे होता है? इसमें देखिए, जैसे आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन काम कर रहा है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। उसको लगे कि हाँ, दिस इज़ द वर्क, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस वेयर माई एफर्ट्स आर बीइंग कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। जितना मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब का मुझे सैलरी मिल रही है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, मेरे ग्रीवेंसेस सुने जा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है। अगर मेरे कोई फ्यूचर गोल्स है तो उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एम्प्लॉयज़ को देंगे तो उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे। साथ में जब एम्प्लॉय अच्छे खुश रहेगा, एम्प्लॉय ढंग से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना गोल अचीव कर लेगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन फंक्शंस में, जॉब सेटिस्फैक्शन देकर, ग्रीवेंसेस हैंडल करके, वर्कर्स को मैनेजमेंट में इंटीग्रेट कर देना। ये बहुत आजकल चला है। क्या होता है कि जैसे मैनेजर्स डिसाइड करते, डिसीजंस लेते हैं, तो आजकल क्या है कि मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ से भी आइडियाज़ लेते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन लेने के प्रोसेस में, ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि हाँ, उनके ओपिनियन भी मैटर करते हैं। तो ये सब कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय को लगता है कि दैट ही बिलोंग्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझता है, एंड फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करती है, एंड उस एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, रिकंसाइल करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और मेंबर्स के गोल्स को, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ, विच इज मेंटेनेंस फंक्शंस। मेंटेनेंस फंक्शंस, मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेंटेन करना, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना सॉरी। मेंटेनेंस फंक्शंस कहते हैं प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। एक आपका जो एम्प्लॉय है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको ना ही कोई फिजिकल हार्म हो, ना ही कोई मेंटल हार्म हो, ठीक है, ताकि आपका एम्प्लॉय एक गुड कंडीशन में मेंटेन रहे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम कर सके। इसके लिए क्या क्या होता है? इसके लिए आपके हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशनल, कन्वेंस फैसिलिटी। हाउसिंग मतलब रेंट वगैरह, मेडिकल एड, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो उसमें सपोर्ट करना। स्टूडेंट, अगर उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन की जो फीस वगैरह है उसमें कुछ हेल्प कर देना। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है? हाँ, कुछ आपके टर्म्स इसमें आए, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स। देखो, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉई जो है, फीमेल एम्प्लॉय एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको मैटरनिटी के टाइम पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंजरी हो गई, किसी को कोई इंजरी हो गई, डिसेबल हो गया कोई पर्सन, तो उसको सपोर्ट करना। तो ये होते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस। तो आप देख रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका केवल ये गोल नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ बस जैसे पहले चलता आता था कि बस मजदूरों की तरह काम करते रहे। उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, ठीक है। उसका स्कोप केवल उनके प्रोक्योरमेंट से और उनको सैलरी वगैरह देने तक नहीं टिका हुआ है। उनकी डेवलपमेंट करवाना, उनके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ इंटीग्रेट करना, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना, ये सब भी HRM देख रहा है। तो ये फंक्शंस थे HRM के, 5 तरीके के होते हैं प्रोक्योरमेंट वाले, देन आपके डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। ये फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल, HRM की डेफिनेशन, रोल्स, फीचर्स एंड फंक्शंस थे, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के फीचर्स और डेफिनेशन आपको करवा दिए गए। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे विच इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जिसमें इन्हीं को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड वन मोर थिंग, अगर नोट्स चाहिए देन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सौम्यास कॉन्वर्सेशन नोट्स चैनल का नाम है। जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट्स एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, बाकी भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। एंड कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।